दोस्तों नमस्कार। सम्यक भारत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत में पिछड़ा समाज लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की राह पर संघर्ष कर रहा है। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बावजूद पिछड़ा समाज आज भी एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सका है। इसका प्रमुख कारण परिवारवाद, जातिवादी राजनीति और लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का अभाव है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कुछ प्रमुख पिछड़ी जातियों ने राजनीति को अपने परिवारों और सीमित समूहों तक सीमित कर दिया है, जिससे संपूर्ण पिछड़ा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा। इस कारण राजनीतिक शक्ति खंडित बनी हुई है और पिछड़ा समाज राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व देने में असमर्थ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछड़ों की राजनीति की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक सशक्त और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि सम्यक पार्टी दिशा में किस तरह से कार्य कर रही है और भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं। तो आज का विषय है दोस्तों, पिछड़े समाज की राजनीति और लोकतंत्रीकरण की अनिवार्यता। नंबर 1, राजनीतिक चरित्र और पिछड़े समाज की बाधाएं। दोस्तों, जब तक पिछड़ा समाज वर्तमान राजनीतिक चरित्र को नहीं बदलेगा और परिवारवादी एवं जातिवादी राजनीति करता रहेगा, तब तक वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर नहीं सकता। देशव्यापी राजनीति करने और प्रधानमंत्री बनने की संभावना तब तक नहीं है जब तक पिछड़े समाज की राजनीति पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं बनती। यदि संजोग से कोई प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो उसकी सरकार 6 महीने से अधिक नहीं टिकेगी। इसलिए एक राष्ट्रव्यापी लोकतांत्रिक राजनीति पर विमर्श करना और सभी को उसी दिशा में प्रेरित करना जरूरी है। सिर्फ तात्कालिक मुद्दों के आधार पर जातिवादी और परिवारवादी राजनीतिक ताकतों का समर्थन और प्रोत्साहन करना सही रणनीति नहीं हो सकती। नंबर 2, पिछड़ों की राजनीति और विमर्श का महत्व। दोस्तों, राजनीति सार्वजनिक डोमेन की चीज़ है और हमें केवल पिछड़ों की राजनीति से सरोकार है। जो भी कारण राष्ट्रव्यापी पिछड़ी राजनीति में बाधा बनते हैं, उन पर विमर्श, आलोचना और समीक्षा करना जरूरी है। यह कोई राजनीतिक ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बल्कि राजनीतिक सुधार का एक आवश्यक पहलू है। उत्तर भारत की प्रमुख पिछड़ी जातियों ने राजनीति को हाईजैक कर रखा है। जब तक वे अपने परिवारवादी और जातिवादी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं होंगी, तब तक पिछड़े समाज की राजनीति का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पाएगा। इसके अभाव में पिछड़ा समाज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा और राजनीतिक रूप से असफल बना रहेगा। नंबर 3, शोषित समाज की राजनीति और एकता की आवश्यकता। दोस्तों, शोषित समाज की लड़ाई निश्चित रूप से सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शोषित समाज की राजनीतिक ताकत को विभाजित कौन कर रहा है? संयुक्त संघर्ष की राह में बाधाएं कहाँ हैं? राजनीतिक एकता क्यों नहीं बन पा रही है? यह प्रश्न किसी भी संघर्ष से पहले अधिक महत्वपूर्ण है। विभाजित शोषित वर्ग संगठित शोषकों के विरुद्ध कभी भी लड़ाई नहीं जीत सकता। राजनीति कोई मनोरंजन का खेल नहीं कि 10 लोग इकट्ठा होकर कोई भी पार्टी बना लें और सत्ता हासिल कर लें। नंबर 4, लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता। दोस्तों, कोई भी राजनीतिक संगठन तभी सफल होता है जब वह लंबे समय तक एक प्लेटफार्म पर कार्य करे, संवाद और नेतृत्व साझा करे। सही लोकतांत्रिक राजनीति तभी संभव है जब एक दूसरे को नेतृत्व देने का अवसर मिले और संगठन परिवारवाद एवं जातिवाद से मुक्त हो। आज देश में कुछ जातियों और परिवारों के 10-20 राजनीतिक दल गठबंधन करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि देश में हजारों अन्य जातियां भी हैं जो उनके खिलाफ राजनीतिक निर्णय लेंगी। यदि सभी जातियां एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लें तो उन्हें अलग अलग जातीय गठबंधनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि नेताओं को अपनी जाति और परिवार की पार्टी बनाए रखनी होती है। नंबर 5, राजनीतिक खेती और लोकतांत्रिक सांगठनिक व्यवस्था। दोस्तों, यदि पिछड़े समाज को राजनीतिक सफलता पानी है तो उसे स्वस्थ राजनीतिक खेती करनी होगी। इसके लिए संगठन में स्वस्थ विचारों का बीजारोपण करना होगा, स्वस्थ सांगठनिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति के खरपतवार को साफ करना होगा। यदि पिछड़ा समाज संगठित होकर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करता है तो ही वह राजसत्ता में भागीदारी कर सकेगा और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। अन्यथा समस्याएं भी अनंत रहेंगी और रोना धोना भी अनंत। जब भी कोई व्यक्ति या समूह जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक पार्टी बनाने की बात करता है तो कुछ विशेष जातियों के समर्थक बुद्धिजीवी तुरंत तर्क देने लगते हैं कि हर जगह जातिवाद और व्यक्तिवाद है, तो हम भी ऐसा क्यों न करें।
यह बिल्कुल गलत मानसिकता है। यदि किसी दूसरी पार्टी में गलत व्यवस्था है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उसी की नकल करें। नंबर 6, लोकतांत्रिक दल और नेतृत्व परिवर्तन। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल में लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब शीर्ष पद नियमित रूप से बदले जाते हैं, सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रणाली विकसित की जाती है। व्यक्तिवादी नेतृत्व की कमजोरी यह है कि एक व्यक्ति ही पूरी पार्टी को गलत दिशा में मोड़ सकता है और उसे हाईजैक कर सकता है। लेकिन यदि पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होगी तो कोई भी नेता उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नियंत्रित नहीं कर पाएगा। नंबर 7, सम्यक पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक मॉडल। दोस्तों, सम्यक पार्टी इसी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर काम कर रही है। हर 3 साल में नेतृत्व बदलता है, सभी शीर्ष पदों पर परिवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा या जातीय वंशवाद विकसित न कर पाए, इसके लिए सख्त नीतियां लागू की गई हैं। सम्यक पार्टी का लक्ष्य है राजनीति का लोकतंत्रीकरण, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्ति और पिछड़े समाज को संगठित कर राष्ट्रव्यापी शक्ति बनाना। निष्कर्ष यह है कि यदि पिछड़ा समाज जातिवादी और परिवारवादी राजनीति से मुक्त होकर लोकतांत्रिक राजनीतिक दल बनाएगा तो ही एक सशक्त राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बन सकता है, अन्यथा वह जातिगत बंटवारे में उलझा रहेगा और सत्ता से हमेशा दूर रहेगा। सम्यक पार्टी इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है और इसका उद्देश्य एक पूर्ण लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। दोस्तों, यदि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार कमेंट में साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।